दिल्ली के कादीपुर गांव में सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा के पूर्वजों की ऐतिहासिक हवेली में पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट सीपी सिंह ने जनता के सम्मुख खुली अदालत लगाई, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जैसे पेंशन, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि और भी अनेकों विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। परंतु मेन फोकस अनाथ बच्चों पर ही रहा, चाहे वे कोरोना काल में हुए हों या किसी और कारण से। इस चर्चा को माननीय पूर्व न्यायाधीश ने बड़ी ही गंभीरता से सुना। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने बेसहारा बच्चों को किसी भी प्रकार से सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, इस बात को न्यायाधीश के सामने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपनी बात रखी और आ रही समस्याओं से भी न्यायाधीश को अवगत कराया। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय जी से इजाजत चाहता हूँ कार्यक्रम शुरू करने की। आप माननीय पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय सीपी सिंह जी हैं। समाज में बहुत समय से 20 वर्षों से सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आप आए और एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, ऐसे विषय आपके सामने उठाने के लिए आपसे आग्रह किया कि जो सबसे समाज में सबसे आखिरी पायदान का व्यक्ति होता है, आखिरी पायदान के व्यक्ति गरीब भी होते हैं, अपाहिज भी होते हैं, यहाँ पे बैठे हैं ऐसे कुछ व्यक्ति, लेकिन बेसहारा बच्चे समाज में जिनका कोई सहारा ना हो, जिनके माता पिता का देहांत हो गया हो, उस विषय पर आपसे आज हम मार्गदर्शन चाहेंगे कि उनके ऊपर क्या होना चाहिए, उनकी कैसे मदद होनी चाहिए, उनका सरकार के द्वारा कैसे सहयोग किया जाना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की पेंशन दी जाती है। बूढ़े आदमी को पेंशन दी जाती है, अपाहिज आदमी को पेंशन दी जाती है और भी बहुत से व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। राज्य सरकार भी उसमें अपनी सहयोग राशि मिलाकर सभी को पेंशन देते हैं। लेकिन ये मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन बेसहारा बच्चों के लिए ना दिल्ली में ना भारत सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है, ना दिल्ली सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। मैं लगभग 10 वर्ष से इस पे प्रयास कर रहा हूं। दिल्ली सरकार में पहले पेंशन दी जाती है, हमारे पास वो तथ्य उपलब्ध है। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने, वो पूर्व न्यायाधीश महोदय के सामने वो रखूंगा कि पहले दी जाती थी, लिख के हमें दिया गया, लेकिन उसके बाद वो बंद कर दी गई। क्यों? क्या ये जो बेसहारा बच्चे बैठे हैं, ये खुशी, एक छोटी सी बच्ची है, इसकी नानी इसकी देखभाल कर रही है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन खुद एक विधवा महिला है और इतना साहस नहीं कर पाते। बहुत से समाज में व्यक्ति, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार ये काम, बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक कारणों से और दूसरे कारणों से। ऐसे बच्चे भी आज बुलाए थे जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई उनका अभिभावक भी नहीं रहता है, वो आ नहीं पा रहे हैं, कहीं संपर्क का माध्यम नहीं होता है, कहीं फोन नहीं होता है। ऐसे बच्चों की बहुत सी समस्याएं होती हैं और सबसे बड़ी समस्या माननीय न्यायाधीश महोदय ये आती है कि उनके पास अपना कोई, मतलब अधिकतरों के पास अपने कोई कागज नहीं होते हैं। जो माता पिता गुजर जाएं, सामान्य नागरिक के पास कागजात नहीं होते हैं, अगर माता पिता गुजर जाएं तो वो कैसे उनके कागज पूरे करेंगे, कौन करवाएगा? तो यहाँ पर पिछले काफी समय से ये प्रयास किया जाता है कि उनके कागज पूरे करवाए जाएं, उनके आधार कार्ड बनवाए जाएं, बैंक में खाते खोले जाएं, उनकी जन्मतिथि, कानून अभी भी ये चल रहा है कि जन्मतिथि जरूरी होनी चाहिए, जन्मतिथि स्कूल से लिखवा के लाओ। जो बच्चा स्कूल नहीं गया, अब माता पिता गुजर के कागजात है नहीं, तो ऐसे लाखों बच्चे हैं देश में जो बगैर कागजात के, ना कागजात ना होने के कारण उनको मदद नहीं मिल पा रही है। इन बच्चों को मैं किसी का खाता खुलवाया है, किसी का आधार कार्ड बनवाया है, बहुत सी कोशिश करके बहुत से व्यक्तियों को, बच्चों को मदद मिलनी शुरुआत हुई है। तो मैं सबसे पहले माननीय न्यायाधीश महोदय से ये आग्रह करूंगा कि ऐसे बच्चे जो अपनी बात खुद
सरकार तक नहीं पहुंचा पाते और जो उनके अभिभावक हैं वो भी असमर्थ हैं अपनी बात पहुंचाने में, तो वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले खुशी की जो नानी है उनको कहूंगा कि क्या समस्या आ रही है आपको। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी बात न्यायाधीश के सम्मुख भी रखी। सर मेरे बेटी है, मेरे उन्नीस से जा रहे हैं, तो मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ इसको पढ़ाई के लिए मिलना चाहिए, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए मेरा कुछ पैसे होना चाहिए, जिस तरह से पढ़ेंगे। देखिए ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी बात सही प्रकार से कह भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। दूसरे बच्चे हमारे साथ हैं, आपके भी है ना, हाँ आप भी बोलो, आ जाओ अपने। ये जो है अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। इतने सीधे हैं, कहीं गए नहीं है, बाहर नहीं गए हैं, तो जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि ये अपनी बात सही रूप से कह भी नहीं सकते हैं। अब मैं इनका बताना चाहूँ, चलो कुछ अपने नाम बताओ। नाम क्या है तुम्हारा? शिवा। शिवा। परवीन। तनु। तुम्हारा? हर्षी। ये वो बच्चे हैं, बहुत परिवार है, ये दो परिवार है। हाँ अच्छा, एक ये परिवार है माननीय न्यायाधीश महोदय, एक ये परिवार है और एक ये है। अभी और भी परिवार आएंगे, ऐसे 10-12 परिवार हमारे पास हैं, टोटल 25 बच्चों के आसपास है। तो ये बात तो रही इन बच्चों की जो अपनी बात हमारे सामने नहीं कह सकते हैं, तो सरकार के सामने कैसे कहें, कहाँ जाके कहें। इनकी बेटी थी, अब उसकी शादी हो गई, वो इतनी जगह धक्के खाया उसने 1-1.5 साल तक, जहां पर भी बताया वहां इसकी अपनी जो भी उनकी भांजी लगी शायद क्या लगी, तो उसको लेके ये गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। दिल्ली सरकार, भारत सरकार सभी तरह का प्रयास किया। अब इनकी क्या समस्या है और क्या ये समाधान के लिए यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, ये अपना नाम बताएंगे और पूरी वो अपना बताएंगे। सर मेरा नाम राधे श्याम है और मेरी वाइफ कृष्णा देवी और 2 मई को गुजर गए हैं। तो उनके बारे में उनका खाता था, पैसे निकालने के लिए काफी 3 महीने धक्के खा रहा, लेकिन पैसे नहीं निकाल रहे। जब लास्ट में एनओटी लेके गया फाइनल बंद करा के पेंशन, तो कल मैनेजर बोलता है कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा क्यों भाई, मृत्यु हो गई है, उसके बाद के पैसे काटो, बाकी जो जमा है। तो एक तो बीमार ज्यादा थी, बैंक पहुंच नहीं पाती, कोरोना के टाइम गई, जब नहीं पेंशन इकट्ठी हो गई है, तो उनका खर्चा ले दे के ढोकला चलाती रही। क्रियाकर्म किया, उन्हें 20,000 रुपये कर्जा लेके मैंने किया। अब वो कह रहा है पैसे नहीं। माननीय न्यायाधीश महोदय, ये एक समस्या, उनकी एक प्रकार की समस्या है। समस्या ये है कि पत्नी का देहांत हो गया, पेंशन बंद होनी चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र ये पेंशन विभाग में जाके दें तो पेंशन बंद कर देनी चाहिए, बैंक में जाके दें तो वो बंद कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे एक नहीं सैकड़ों व्यक्ति ऐसे आते हैं जो 6-6 महीने तक बैंकों के और पेंशन कार्यालय के चक्कर काटते हैं और उनकी पेंशन बंद नहीं की जाती। ये तो पेंशन बंद करवाने की बात है, चालू करवाने में कितना मुश्किल होती होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरे पास कई बार आई है, अभी 1 महीना पहले आई थी, इसका इलाज कराना था, ये अपना इलाज नहीं करा पाई। अस्पताल में हमने एक स्पेशल व्यक्ति को भेजा, उसके साथ ये गई, इसका चेकअप कराया गया। मतलब सरकारें कितना ही दावा करें, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आखिरी पायदान का जो व्यक्ति होता है उसको कोई मदद सीधे आराम से नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी परेशानी है, जिनको ध्यान में रखते सरकार योजनाएं बनाती है, गरीब आदमी के लिए अस्पताल खोलती है, पेंशन देती है, लेकिन जो उसका असली हकदार होता है वो उसमें से अधिकतर व्यक्ति उससे वंचित रहते हैं। ये है मेन समस्या। बैंक में खाता खोलने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। कौन बच्चे गए थे बैंक में, कितनी बार गया बेटा तू? और मेरे को कितनी बार फोन किया वहां से? ये बच्चा है, ये उदाहरण है, आपके सामने खड़ा हो जाए बेटा। मतलब मैं ये उदाहरण है, कितनी बार बैंक में गया, मेरी बेटी कहाँ है स्वाति, ये इनको लेके गई, क्या परेशानी ये बेटा बताना। ये यहाँ से अपने परिवार से व्यक्तियों को भेजता हूँ, बैंक में जाते हैं, फिर उनकी खाता खुलवाया जाता है। और ये स्वाति ने महिलाओं के ऊपर भी महिला आयोग में भी मुकदमा किया था और उसमें कई ऐसी योजनाएं थी जो बच्चों को नहीं मिल पा रही थी,
विधवा की लड़की की शादी का फॉर्म ऑनलाइन नहीं था, लाडली योजना का नहीं था, तो वो भी महिला आयोग में जाके स्वाति ने उसमें केस किया, उसमें आदेश कराए। स्वाति क्या परेशानी आई बैंक में, महिला का क्या? जब मैं बच्चों को बैंक लेके गई तो वहाँ पे पहले उन्होंने मुझसे बहुत सवाल किए कि आप मतलब कौन है, और मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से आई हूँ। फिर वो तैयार हो गए इस चीज़ के लिए कि हाँ उनका खाता खोलने के लिए तैयार है। फिर जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है। फिर मैंने मैनेजर को जाके रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इनका खाता खुलवा रहे हैं और आप वो घर वापस चले जाइए। फिर मैं घर वापस आ गई तो उसके बाद में जब पता चला मुझे कि उस दिन भी उनका खाता नहीं खुला था, उनके कागज में दोबारा से कोई कमी निकाल दी गई थी। और जितना मुझे याद आ रहा है उस वक्त वो तीसरी बार उस दिन बैंक में गए थे, और अब तक जब तक उनका खाता खुला है उसको 4-5 बार वो बैंक में जा चुके हैं, और हर बार कोई ना कोई वो ऐसी दिक्कत हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी कहीं दिल्ली एनसीआर से बाहर होती है, लेकिन उसका प्रमाण पत्र दिल्ली एनसीआर का है जो कि 5 साल से पुराना है, तो उसकी बेटी को लाडली स्कीम की जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं दिए जाते, बिकॉज जो उसका बर्थ हुआ वो दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर हो। तो ये चीज़ गलत है, बिकॉज कोई फीमेल किसी भी सर्कमस्टांसेस में ट्रैवल कर रही है कहीं और उसकी डिलीवरी कहीं दिल्ली से बाहर होती है, तो ये कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का कि उनके बच्चों को या उनकी जो बेटी है स्पेसिफिकली उसको दिल्ली में जो लाडली योजना की सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर मैंने कार्रवाई की थी और फिर उन्होंने इस चीज़ को समझा और माना, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस चीज़ में जो हमने कानून बना रखा है इसको हटा के हम इसको ठीक करेंगे। मेरा नाम अक्षय राणा है। ये हमारी जो आर्टिकल है 14 उसके हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी इक्वालिटी टू एनी पर्सन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हिंदी में राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को किसी विधि के समक्ष समानता या विद्रोह के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सीधी भाषा में कहा जाए तो सभी भारत के नागरिकों को समान अधिकार है कोर्ट के सामने। हाईकोर्ट में केस PI फाइल की कि जो बच्चे ऑर्फन्स हैं उनके लिए पेंशन की या और भी कोई स्कीम शुरू की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि इन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है वही सफिशिएंट है और कोई अलग से स्कीम की इन्हें आवश्यकता नहीं है। परेशानी तो एक जिंदगी का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी खुशी मिलती है जब इन लोगों के काम होते हैं हमारे द्वारा, ये तो सब चलता रहता है। कोई मेरे घर पे आए और उसकी समस्या का समाधान हो, खाने से पीने से जो भी मेरे से संभव हो पाता है मैं करती हूँ, और कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे खुशी है कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि लोग हमारे यहाँ आते हैं और उम्मीद लेके आते हैं और उनकी उम्मीद पूरी होती है, तो इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, परेशानी है। ये तो हमारा धर्म है और कर्तव्य है मेरा कि मैं साथ जो कर पा रहे हैं। हाँ, आपको सही। हाँ, मैं आपके सामने ये कागज दिखाना चाहता हूँ कि जो ये नियम कायदे कानून है और जिनमें साफ लिखा गया है कि 2012 से पहले 14 से पहले अनाथ बच्चों को दिल्ली में के सारे बच्चों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दी गई। और ताज्जुब मुझे ये हुआ जब हम हाईकोर्ट में गए, हमने ये कहा कि ये सबूत है हमारे पास, तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा ये कागज हमारे पास मिल नहीं रहे हैं। ऐसे 5 कागज है हमारे पास जो लिख के दे रहे हैं कि जिला न्यायालय में पेंशन, जिला कार्यालय में पेंशन दी जाती है, बोले ये कागज हमारे पास ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, लिख के दिया हमें, क्योंकि वो ये असली कागज थे। तो मैं ये आपको सामने सब दिखाना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें ये वो कागज है जब 12 से पहले दी जाती थी, अब क्यों नहीं? जब विधवा महिला की पेंशन दी जा सकती है, बुजुर्ग को दी जाती है, तो एक बेसहारा बच्चों को नहीं दी जा सकती। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, आपके मार्गदर्शन में इसमें आगे कार्रवाई की जाए। आपकी पीड़ा सुन करके एक ही बात समझ में आ रही है कि धरती से लेकर आकाश तक शायद न्याय कहीं भी नहीं हो रहा है, अन्याय ही अन्याय हो रहा है। ये जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। परमात्मा तो हमको एक बीज की तरह से पैदा करता है। अगर बीज को भूमि ही नहीं मिलेगी जहाँ पर वो बो दिया जाए, पानी ही नहीं मिलेगा, गीली मिट्टी भी नहीं मिलेगी, तो बीज का जो हश्र होता है वही हश्र एक गरीब आदमी का उस समय होता है जब उसके सारी सुविधा छीन ली जाती है। एक दिन
दिन कबीर के परिवार वालों ने देखा कि कबीर तो रो रहे हैं, क्या कारण हो गया है कबीर को? कबीर तो कभी इस तरह नहीं रोया करते थे। तो कबीर से पूछा कि हमें ये तो बता दीजिए कि आपके रोने का क्या कारण है। तो कबीर ने कहा था कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। एक तो न्यायपालिका है, प्रशासन है, और दूसरी ओर सेठ लोग हैं, शोषक लोग हैं। इन दो बातों के बीच में ये धरती कितनी पिस रही है, ये आंख खोलने वाले बखूबी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश चौहान साहब सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था के बारे में उनसे पूछा गया कि साहब आप ये बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में गरीब आदमी कोई न्याय पा सकता है? क्या जाकर के वो मुकदमों को लड़ सकता है? आप इतना भर बता दीजिए। तो चौहान साहब ने आजकल नैनीताल में रह रहे हो, और मैं तो आपसे कहूंगा कि एक दफा मिलकर जरूर आना उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, 2 लाख से भी ज्यादा मुझे पेंशन मिल रही है, लेकिन अगर मैं अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहूं तो मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। कितने खर्चे बढ़ दिए हैं। जो बेल लोअर कोर्ट में होनी चाहिए वो हाई कोर्ट में हो रही है, जो हाई कोर्ट होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये जिंदगी बहुत ही गहरी और गंभीर चिंतन की बात है। ये जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। राणा साहब से बातें हुई, कल रास्ते भर बातें हुई। मैंने कहा आप अकेले चल रहे हो, करीब कम से कम 10-10 आदमी होकर 100 की टीम तो बनाइए। शब्दों की भरमार कुछ अनकहा छोड़ देती है, हृदय की पुकार जीवन को नया मोड़ देती है। रास्ते में आई चट्टानों से क्यों डरते हो मेरे मित्र? सतत पड़ती जलधार पत्थर भी तोड़ देती है, पत्थर भी तोड़ देती है। बराबर प्रयत्न करते रहिए, बराबर लड़ते रहिए। आंशिक सफलता का आप स्वयं बता रहे हैं। जस्टिस तो डिले होता ही चला रहा है। 5 लाख से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट में, मैं तो हाई कोर्ट रहा, हाई कोर्ट में मैंने दफ्तर में जाकर के देखा, 15 साल से एक पत्रावली केवल पहली पेशी के लिए पेश नहीं की गई थी। जो कोर्ट फीस के मामले यही तय हो जाने चाहिए कि आप इसमें 10 रुपए की कोर्ट फीस देंगे, आप इसमें 100 रुपए की देंगे, आप 1000 की देंगे। ये मामले सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में कहा था कि हम यह देख करके बेहद दुखी हैं कि ये मुकदमा के इस मुकदमे में कितनी कोर्ट फीस लगेगी, हम 20 साल बाद ये निर्णय दे पाएंगे। इसके लिए लड़ना होगा, श्रेष्ठ के लिए लड़ना पड़ता है। अर्जुन को भी गांधी उठाना पड़ता है, चाहे कितने ही पैर कप रहे हो। और जब तक पैर कपते रहेंगे, जब तक धारा बिखरी रहेगी, तब तक आप कोई महाभारत नहीं जीत सकते। एक श्री कृष्ण के बोल पूरा महाभारत जता देते हैं। आपका पक्ष बहुत प्रबल है, संविधान उसका पक्षधर है कि सबको समान दृष्टि से देखिए। और जज का तो काम ही ये है, आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। आंखों पर पट्टी बांधने का है कि आप पक्षपात मत करिए। गरीब और अमीर को देख करके पक्षपात करना आपके लिए शोभा नहीं देता। और आप तो एक हंस की तरह से दूध को और पानी को अलग अलग करने की कला दीजिए। आपका नाम न्यायाधीश है, न्यायाधीश की कुर्सी से हटोगे तो जनता रिटायरमेंट के बाद भी आपको सम्मान नहीं देगी। अगर किसी जज को सेवानिवृत्ति के बाद भी कहीं सम्मान मिल रहा हो तो समझना कि उसने कुछ न्याय जरूर किया है। और जहाँ न्याय होगा वहाँ तालियां भी बजेंगी, जहाँ न्याय होगा वहाँ न्यायाधीश का गुणगान भी होगा। कादीपुर में आया मैं, हरपाल से ने पूछा मेरे नाम का सार क्या है, आप बता दीजिए। जैसा आप तो कुछ बताया करते हैं कि नाम के क्या क्या सार है।
और आज दूसरी बात तो आज पता चली कि आप इतने लोगों की सेवा में बहुत दूर दूर तक भ्रमण कर रहे हैं, अपने बच्चे को लगा करके आप न्यायपालिका से लड़ रहे हैं और आपकी पत्नी आपका साथ दे रही है। बड़े बड़े जजों को भी ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। ये जिंदगी कुछ कर दिखाने का नाम है। ये दुनिया परिणाम को प्रणाम करती है। भगत सिंह को फांसी का हुक्म हो गया। भगत सिंह ने कहा, मां जहां मुझे फांसी लगे भूल कर भी वहां मत आ जाना। भगत सिंह की मां ने पूछा, क्या बेटा क्या कारण है, मैं क्यों ना आऊं वहां? अगर तू वहां रो पड़ी तो दुनिया कहेगी शहीद क्या लड़ेंगे अंग्रेजों से, शहीद लड़ ही नहीं सकते। तब भगत सिंह की मां ने कहा था, कर्म करते अनमोल न्यारे देखना चाहती हूँ, बनते सबकी आंख के तारे देखना चाहती हूँ, फांसी के फंदे पे मत खड़े होना चुपचाप सपूत, मैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे देखना चाहती हूँ। वही इनकलाब जिंदाबाद के नारे मैं आपसे कहने आया हूँ। हमारे बीच में कुछ और आखिरी जो बच्चे अभी आए हैं उनका भी मैं एक बार परिचय कराना चाहूँगा। बेटा आना, ये एक बेटा है, लक्ष्मण नाम है सर जिसका, मंगल सिंह। इसके पिताजी की मृत्यु 2017 में 2015 में हुई थी। एक टैंक साफ करते हुए उसमें गैस निकलने के कारण से उसके बाद वहां पर भी गांव उस कॉलोनी में भी मीटिंग की गई, इनको कुछ मदद देने का प्रयास किया गया। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मदद नहीं दिलवा पाया। तब से लेके इसकी मम्मी की विधवा पेंशन बनाने का प्रयास किया। 6 साल हो गए जज साहब, कम समय नहीं होता एक बच्चे को मेहनत करते हुए, ऐसा त्याग करते हुए। इनके मम्मी की विधवा पेंशन के लिए फार्म भरा गया, कई बार ये जा नहीं पाया, कई बार कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, कभी किस कारण से इसकी मम्मी की पेंशन नहीं बन पाई। दुर्भाग्य से इनके पिता का देहांत भी हो गया। अब तब से ये बच्चा, एक इसका छोटा भाई है, ये 6 भाई बहन है, शायद 7 भाई बहन है, बहुत हिम्मत करके परिवार को चला रहा है। सबसे बड़ा बच्चा ये है। तो अब उसकी हमने कोशिश की कि इनको बेसहारा बच्चों में इनको मदद मिले। वही मैं यहाँ से लेके गया, वही जिला न्यायालय बाल न्यायालय अलीपुर में पेश किया। उन बच्चों को तो मदद मिल गई जो कोरोना के दौरान हुए थे, चेक हुए, लेकिन मैं इनको मदद नहीं दिलवा पाया। ऐसे और भी बच्चे आए हैं, सबको मैं ये चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले और इसमें आपका योगदान रहे। आज का कार्यक्रम मैं उस आशा से समाप्त करता हूँ। आप लोग जो आए दिल्ली से, बाहर से और दिल्ली से, उनका सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय दिया। और जहाँ तक बात कही कि मिलके चलने की बात है, संगठित होकर करने की बात है, इसमें और प्रयास करेंगे और संगठित होकर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर आज आप आए हैं, क्या कुछ समस्या लोगों ने बताई है, कितना कुछ समाधान निकलेगा? लोगों की समस्याएं बहुत गंभीर है। हमारे महापुरुषों ने एक ही बात कही थी कि हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, हम तो केवल समाधान देते हैं। उत्तर बुद्धि से आता है, समाधान हृदय से आता है। जब किसी माँ का बेटा भूखा होता है तो आधी रोटी वो खा लेती है और आधी अपने बेटे को खिला देती है। जहाँ हृदय जितना बड़ा होगा उतनी ही समस्याएं कम होती चली जाएंगी। और हम तो गांव में ही पैदा हुए। गांव के आदमी को आप आम की तरह से इस्तेमाल मत करिए, गरीब आदमी को आम की तरह से इस्तेमाल मत करिए। जब हरा हो तो उसको चटनी बना के खा लो और जब पक जाए तो उसको चूस करके खा लो। अंत्योदय आगाज सरकारी पक्ष के लोगों ने ही, दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही शुरू की थी। जब तक आप अंतिम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर एक आदमी भी मेरे देश में भूखा सोता है तो मैं सारे देश को देशद्रोही मानूंगा। खाने में इतना खाना जो बर्बाद जा रहा है,
जहाँ देखो वहीं दावतें उड़ रही हैं, 5 सितारा होटल बन रहे हैं और किसी को 2 टाइम की भी रोटी नहीं है। इसलिए शोषण को सनातन धर्म मत बनाइए, श्रेयता को धर्म बनाइए, विद्या के दान को बनाइए, शरीर से अस्वस्थ नहीं स्वस्थ बनाने को बनाइए, मन से चंचल नहीं स्थिर बनाने को बनाइए, बुद्धि से असंतुलित नहीं संतुलित बनाइए, हृदय से घृणा और कठोरता का केंद्र मत बनाइए, करुणा और प्रेम की जगह बनाइए, और आत्मा सोई आत्मा को जागी बनाइए। तब इस देश का उद्धार होगा, उससे पहले उद्धार नहीं होगा। यही योग का मंत्र है। जहाँ अनुशासन नहीं है, जहाँ अराजकता है, जहाँ अतिशय अपव्यय है, वहाँ पर तो देश की समस्याएं आएंगी। इसलिए देश को अगर सुधारना है तो ऐसे लोगों की जिनकी समस्याएं असली समस्याएं हैं, जो संविधान से समर्थित हैं, सबको समान देखिए, संविधान के इस मंत्र से समर्थित हैं, उनकी ओर ध्यान होगा देना होगा और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। राणा साहब संघर्ष कर रहे हैं और हम भी इस उम्र में 80 साल के बाद भी हम भी कह रहे हैं कि भाई हम भी जो ज्ञान की बातें होंगी और जितना चल सकेंगे हम भी आपके साथ चलेंगे। जब काफ़ी चर्चा हुई, कुल मिलाकर अगर निचोड़ निकला जाए तो संघर्ष का निकलता, गरीब आदमी सिर्फ संघर्ष कर सकता है और आप पिछले 35-40 से गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सच्चाई बात ये है कि गरीब आदमी कभी संघर्ष कर ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के पेट में 2 वक्त की रोटी सही नहीं मिलती है, जिसके बच्चे रात को भूखे रहते हैं, जिसके बच्चों को तन पे कपड़ा नहीं होता है, उस आदमी से हम संघर्ष की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, वो मजबूरी में कोई ना कोई कई बार संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने में उसको कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी शासन प्रशासन की परेशानियों से उसको गुजरना पड़ता है, कितनी परेशानी शासन प्रशासन देता है। मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी बात हो रही थी जागरूकता की, अपने यहाँ पे प्रोफेसर साहब आए, का जागरूक होना चाहिए। मैंने यहाँ से 7-8 हज़ार व्यक्तियों को खुद उनके नाम से शिकायत भेजी, शिकायत प्रणाली के माध्यम से, कि इनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि जागरूक हों, मैं भी चाहता हूँ कि ये अपने आप पैरों पे खड़े हों। तो ये मतलब आपको ताज्जुब होगा कि जब वो कार्यालय में गए तो उनसे ये लिखवा लिया गया कि ये शिकायत मैंने नहीं भेजी, हरपाल राणा ने अपनी मर्जी से भेजी है, और उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। तो गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, सीधा आदमी को कहाँ हक मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा? उनके नाम से हम प्रयास करते हैं तो उनसे कोरे कागज़ पे अंगूठा लगवा के बाद में लिख लिया जाता है। और अनेकों बार तो ये भी लिखवा लिया गया कि हरपाल राणा अपनी मर्जी से शिकायत भेजता है, हमने कोई निवेदन नहीं किया। और मेरे खिलाफ़ एक बार तो FIR के भी आदेश हुए थे कि हरपाल राणा अपने आप लोगों की शिकायतें बना के भेज रहा है, झूठी शिकायतें भेज रहा है, इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन विभाग की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो मेरे खिलाफ़ करते, क्योंकि वो झूठ को कभी पैर नहीं होते हैं। और बहुत सी समस्याएं आती हैं। जब मैं ये काम करता हूं तो मुझे न्यायालय, जेल तक भी जाना पड़ा था। एक गरीब विधवा महिला के उसमें कई महीने जेल में रह के आया और आज तक वो मुकदमा मैं लड़ रहा हूं। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने आप को समर्थ मानता हूं, आज तक किसी प्रकार से सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया, उस वक्त भी ये परेशानी मुझे आ रही हैं। कितनी परेशानी आ रही है शायद मैं भी नहीं बता सकता, जो आती है। उसके बावजूद सामान्य आदमी से ये उम्मीद करना कि वो संघर्ष करे, ये उसके साथ अन्याय है, न्याय नहीं है। और जब मैं जेल में गया, मैं बताऊंगा कि खाली इस व्यवस्था से सरकारी जो व्यक्ति हैं वही परेशान नहीं है, इस व्यक्ति से सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। मैं जिस वक्त जेल में गया उस वक्त जेल के अधिकारियों की जो समय अवधि थी वो 10 से 12 घंटे और 15 घंटे तक ली जा रही थी। सुबह 5 बजे जेल के अधिकारी, जो हमारे अधिकारी थे, जेल खोलने आते थे और शाम को 5 बजे तक तो उनका कानूनी ड्यूटी थी 12 घंटे की। उनको बीच में 2 घंटे का 3 घंटे का जरूर एक रेस्ट करने के लिए दिया जाता था, वो भी जेल के एक दूसरे बैरिक में जाके, घर नहीं जा सकते थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली से बाहर कोई अगर कैदी चला गया, जब तक वो वापस नहीं आता है, चाहे रात के 8 बज जाएँ, वो अधिकारी जेल छोड़ के नहीं जा सकता था। मैं 2007 में जेल से वापस आया, 2011 में 4 साल तक मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उनकी 8 घंटे की ड्यूटी तय करवाई।
ये अधिकारियों का एक नहीं है, ऐसे अनेकों अधिकारी यहाँ पर मेरे पास आते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ये न्याय होना चाहिए। तो उनका मुझे लगा 4-5 साल लगे। उन अधिकारियों की ड्यूटी 8 घंटे निश्चित करवाई गई। जब मैंने पता किया तो उसमें लिखा हुआ था कानून में, मैंने वो कानून लिया, नियम लिए सभी, तो लिखा था कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी जेल में। ये आज़ादी से 200 साल पहले बने थे। आज भी कई हज़ार कानून ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले बने थे, जिनमें अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वो देश के नागरिकों को लूटने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाए थे, वो आज भी चल रहे हैं। हमारे CPC, हमारी IPC, ये जितनी भी चल रही हैं, ये सब अंग्रेज़ों की बनाई की चल रही हैं। इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कम परिवर्तन किया गया। क्यों चल रही हैं? जो अंग्रेज़ों ने हमें लूटने, दबाने, कुचलने के लिए बनाए थे वो कानून आज भी लागू हैं। तो हम स्वतंत्र कहाँ पर हैं? 75 वर्ष की जयंती मनाई जा रही है और देश में दिल्ली में ना भारत सरकार के द्वारा, ना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब अनाथ बच्चों को पेंशन तक नहीं दी जा रही है। और ऊपर जाते हैं तो क्या क्या सुनना पड़ता है, आपने यहाँ पे सुना। तो कहाँ न्याय होगा, कहाँ पर आपका हक अधिकार मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छोटा सा प्रयास मैं यहाँ से करता हूँ, कुछ व्यक्तियों की समस्या का समाधान हो जाता है। मुझे इसी बात की खुशी है कि कम से कम दिन में 2-5 व्यक्तियों का तो यहाँ से मैं प्रयास कर पाता हूँ। उनकी जो दुख है उसको कम करने में मैं सहयोगी बनता हूँ। यही मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। किस काम के लिए आप हरपाल राणा जी के यहाँ पर आए? सर जी, मैं राशन कार्ड के लिए आई हूँ और एक मेरी भांजी है उसके लिए आई हूँ। मैं उसके लिए हेल्प चाहिए, पेंशन बंद है, जो भी है, शादी ब्याह में हर चीज़ के लिए खर्च चाहिए। उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई और नंदोई हमारे ने देखा नहीं कहीं पलट के, वो हमारे पास ही रहती है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर आते हुए? मेरे को यहाँ 2 साल हो गई आते हुए। राशन कार्ड बना नहीं? जी नहीं, राशन कार्ड 18 में करवाया, सास ससुर का भी नहीं बना, वो 13 में अप्लाई किया था। दिक्कत क्या, प्रॉब्लम कहाँ है? उसमें पहले रिजेक्ट कर दिया 13 वाला तो, और मेरा भी पेंडिंग में दिखा रही है जो सन 2018 में किया था सीमा के नाम से। 2 साल से राशन कार्ड नहीं मिला, राशन नहीं आ रहा, तो कैसे गुजारा करती हैं? जी बहुत आर्थिक स्थिति, मजबूर है, क्या करें, राशन उधार ला के अपना जैसे भी गुजारा होता पर डे में वैसे ही करते हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो गया है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराए हैं, ट्यूशन फीस तक भी नहीं है, क्या करें, मजबूर है आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा। यहाँ 2 साल से दूसरे का पैसा चाल दिया? जी नहीं, कुछ नहीं लिया जाता, हेल्प करते हैं लेकिन अभी वो मिल नहीं रही है, राशन कार्ड बन नहीं पा रहा और ना उसकी पेंशन बन पा रही गुड़िया की, जो भांजी मेरे पास रहती है।